नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 5 अप्रैल 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली खबर है कि दलाई लामास अरुणाचल विजिट प्योरली रिलीजियस, सेस रिजिजू। यानी कि रिजिजू का कहना है कि दलाई लामा की जो अरुणाचल यात्रा है तो पूर्ण रूप से धार्मिक है, उसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक तत्व शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसे ही दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा के बारे में चीन को पता लगा तो चीन ने उसका विरोध किया और तब किरण रिजिजू ने भारत का जो स्टैंड है, जो भारत का रवैया है, उसको स्पष्ट किया है। तो ये कहना है किरण रिजिजू का कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के अलगाववादी तत्वों को भड़काने के लिए या कि वहाँ पर किसी प्रकार की अलगाववादी सेंटिमेंट या भावनाओं को भड़काने के लिए दलाई लामा वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहाँ पर अभी भी बौद्ध धर्म के बहुत सारे केंद्र हैं और दलाई लामा बौद्ध धर्म के सबसे बड़े नेता हैं। तो वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं ताकि जो कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा अर्चना है वो वहाँ पर जा कर के कर सकें। तो कुल मिलाकर के जो चीन का दावा है कि दलाई लामा एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक अलगाववादी नेता हैं, और वो तिब्बत के उन इलाकों में जा कर के, जो कि मतलब अभी चीन के पास नहीं है, जैसे कि वो कहता है कि अरुणाचल तिब्बत का ही इलाका था और तिब्बत अब चीन का है तो अरुणाचल भी चीन का होना चाहिए। तो ये कहना है कि चीन का कि तिब्बत के वो इलाके जो कि अभी चीन के पास नहीं है, जैसे कि अरुणाचल, तो उनको दलाई लामा जा करके अलगाववादी विचारधारा वहाँ फैला करके ये चाहते हैं कि वो चीन का भविष्य में विरोध करें ताकि चीन उनको कभी भी अपने साथ मिला ना सके। तो एक तरीके से जो चीन का वहाँ पे स्टैंड है तो वो ये है कि भारत दलाई लामा को उपयोग कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए ताकि वो अरुणाचल को अपना हिस्सा बना सके। और भारत का ये कहना है कि अरुणाचल तो भारत का हिस्सा है ही, उसमें तो कोई पहले से शक ही नहीं है। तो चीन जो अनावश्यक रूप से इस पे अड़ंगा लगा रहा है दलाई लामा की विज़िट पर, तो वो गलत है। आपको ये भी बता दूं कि रिजिजू ने ये कहा कि दलाई लामा भारत के अंदर अगर कहीं भी जाते हैं तो ये भारत का आंतरिक मामला है, इंटरनल मैटर है, इसमें चीन को हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अंत में उन्होंने ये कहा कि चीन लगातार दलाई लामा को एक राजनैतिक व्यक्ति के रूप में सामने लाने की कोशिश करता रहा है। यानी कि चीन हमेशा से ये कहता रहा है कि वो धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं, ठीक। जबकि रिजिजू का ये कहना था कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम दलाई लामा को राजनैतिक रूप से उपयोग करके चीन को परेशान करें। तो दोस्तों, अगली जो खबर है कि योगी वेव्स लोन्स अप टू 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए तक के जो लोन हैं तो उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफ़ कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये कहा गया था सरकार के द्वारा, यानी कि जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो घोषणा पत्र में इनके द्वारा कहा गया था कि अगर हम जीतते हैं तो हम लोन माफ़ कर देंगे किसानों के। अब यहाँ पर आपको बताया था मैंने तकरीबन 8-10 दिन पहले कि एसबीआई की जो प्रमुख हैं अरुंधति भट्टाचार्य, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर इस तरीके से लोन माफ़ किए गए तो बैंकों को तो पैसा सरकार के द्वारा मिल जाएगा, लेकिन ये रवैया बहुत गलत होगा। क्यों? क्योंकि इससे किसान गलत आदत को ग्रहण करेंगे। किसान क्या सोचेंगे? लगातार किसान ये सोचेंगे कि चूँकि अगली सरकार जो आने वाली है तो वो अपने इलेक्शन के प्रोपोगंडे में, यानी कि अपने घोषणा पत्रों में कहीं ना कहीं वो लोन माफ़ी को रखेगी ही रखेगी। तो इस वजह से जितने लोग आगे चल के भी लोन लेंगे तो लोन चुकाने की बजाय अगले चुनावों का इंतज़ार करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया था उस दिन। तो बैंकों का तो बिल्कुल कहना था कि इस तरीके की लोन माफ़ी नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो किसानों की आदत ख़राब होगी, वो धीरे धीरे डिफ़ाल्टर बनने की प्रवृत्ति अपनाने लगेंगे। पर चूँकि सरकार ने भी जो वादा किया था तो उसको निभाना था, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि उस लोन को माफ़ कर दिया है। तो 30,729 करोड़ रुपए का जो लोन था, जो कि 1 लाख रुपए तक का लोन लिया था लोगों ने, उसको तो पूरी तरीके से माफ़ कर दिया गया है। उसको कहते हैं वेवर, ठीक। दूसरा होता है जो लोन राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि अब वो जो है तो बैंकों के उस खाते में नहीं रहेगा जहाँ पे उसको ये गिना जाता है कि इस पे अब कोई रिटर्न मिल सकता है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे कि जो एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो वो कैसा लोन होता है? वो ऐसा लोन होता है कि जो अभी भी बैंकों के खाते में है, रजिस्टर में है, और अभी भी बैंकों को
ये लगता है कि शायद इसमें कुछ हो जाए, ठीक। हालांकि वो जानते हैं कि होना कुछ नहीं है, लेकिन वो बैंकों के खाते से बाहर नहीं जाता। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि अब उसको बैंकों ने अपने खाते में ही गिनना बंद कर दिया है। तो राइट ऑफ और वेवर में थोड़ा सा आप फ़र्क जान के रखिएगा, थोड़ा सा जाकर के इंटरनेट में भी देख लीजिएगा कि राइट ऑफ और वेवर में क्या फ़र्क होता है। वेवर तो मतलब पूरा माफ़ हो गया, ठीक। राइट ऑफ में जो होता है, तो अब उसकी जो कोई भी गिनती है तो बैंक नहीं करेंगे कि फला फला आदमी का कितना लोन इस पर जमा था। तो अभी क्या है कि हालिया रूप में टोटल 36,000 करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, यानी सरकार को ये बैंकों को चुकाना पड़ेगा। और ये जो 36,000 करोड़ रुपए है तो ये कहाँ से लाएगा यूपी, या कि अपने द्वारा इकट्ठा किए गए टैक्स से देगा, या कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई अनुदान प्राप्त होगा इसको, इसके लिए ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी राज्य की आसानी से क्षमता नहीं होती है, वो भी जो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य हो, कि वो इतने सारे लोगों का लोन माफ़ कर दे अपने टैक्स के बलबूते पर। क्योंकि इतना टैक्स नहीं होता है कि वो 36,000 करोड़ रुपए का राजस्व सिर्फ लोन माफ़ी में दे पाएंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा की जो सरकार है केंद्र में, तो वो एक अनुदान देगी, विशेष अनुदान देगी उत्तर प्रदेश सरकार को, ताकि वो लोन माफ़ कर सकें। हालांकि आपको बता दूं कि खबर में कुछ खास नहीं था, सबसे खास जो था वो इसका बैंकों वाला ही पक्ष था कि बैंक क्यों नहीं चाहते कि लोन माफ़ी हो। क्योंकि मेंस में एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा बन सकता है कि लोन माफ़ी की जो स्कीमें हैं तो उससे भविष्य में बैंकिंग सिस्टम पे क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया रिजेक्ट्स यूएस रोल इन मेंडिंग टाइज विद पाक, यानी कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात सुधारने के लिए यूएस की भूमिका से पूरी तरीके से इनकार किया है। तो पूरा मामला मैं आपको बता देता हूँ कि भारत ने पहले से ही कह रखा है कि भारत पाकिस्तान का जो मामला है वो एक द्विपक्षीय मामला है, ठीक। इसलिए इसमें किसी भी तीसरे पक्ष को आकर के अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हालांकि हमेशा से ये देखा गया है कि जो दुनिया भर की ताकतें हैं उनका ये कहना है कि भारत का और पाकिस्तान का जो मामला है तो अब वो द्विपक्षीय मामला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ताकतें न्यूक्लियर ताकतें हो चुकी हैं। तो ऐसे में द्विपक्षीय अगर वो मामलों को सुलझा नहीं पाती हैं, अगर उसको द्विपक्षीय बनाए रहती हैं लेकिन सुलझा नहीं पाती हैं, तो हो सकता है भविष्य में कभी कोई ऐसा युद्ध हो जाए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हो। तो इस वजह से बाहर की कुछ ताकतों का मानना है कि हमें भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार का समझौता करा देना चाहिए, खासकर कश्मीर के मामले में, ताकि कोई भविष्य में झगड़ा या युद्ध होने की संभावना ऐसी ना हो जिसमें कि न्यूक्लियर हथियार उपयोग हो सकें, ठीक। लेकिन भारत का इसमें हमेशा से यही रवैया रहा है कि भारत पाकिस्तान का जो मामला है वो पूर्ण रूप से द्विपक्षीय यानी बायलैटरल है, तो उसमें हम कभी भी किसी और को शामिल नहीं करेंगे, भले ही वो अमेरिका ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो फ़ोटो देख रहे हैं वो निकी हेली की फ़ोटो है। निकी हेली कौन है? यूएन में यूएस की राजदूत हैं, ठीक। तो यूएन में सभी को अपना अपना एक अलग से राजदूत भेजना पड़ता है। भारत की तरफ से कौन है? सैयद अकबरुद्दीन, 4-5 बार बता चुका हूँ, ठीक। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे क्या है कि निकी हेली ने कहा है कि जो ट्रंप प्रशासन है तो वो लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है तो उनको डी-एस्केलेट किया जाए, उनको कम किया जाए, ताकि भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को कम किया जा सके। और उनका ये कहना था कि हम इस मामले में बहुत प्रोएक्टिव हैं, ठीक। शुड बी प्रोएक्टिव लिखा हुआ है। तो सबसे पहले प्रोएक्टिव शब्द का मतलब, यानी प्रोएक्टिव का मतलब होता है कोई भी घटना होने के पहले ही सतर्क हो जाना, ठीक। यानी कि कई बार जैसे हमारी पुलिस क्या है कि हमारी पुलिस पोस्ट एक्टिव है, अर्थात जब घटना हो जाती है तब फिर वो कहती है कि चलो ठीक है अब देखते हैं, पकड़ते हैं कौन अपराधी है। लेकिन आप बाहर जाएंगे जैसे कि डेनमार्क वगैरह में जाएंगे तो वहाँ की पुलिस प्रोएक्टिव है, यानी कि वो एक कोशिश ज़्यादा करते हैं कि घटना होने ही ना पाए, अर्थात वो इतनी निगरानी बरत के रखते हैं कि कोशिश उनकी ये रहती है कि कोई भी घटना ना होने पाए। तो प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि आप पहले से ही सक्रिय हो जाएं, पूर्व सक्रिय, पूर्व सतर्क हो जाएं, ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना ना घटे। तो प्रोएक्टिव रोल रखना चाहता है यूएस इस मामले में कि कोई भी युद्ध जो है तो भारत पाकिस्तान के बीच आगे ना हो, जबकि भारत का ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि यूएस किसी प्रकार का ऐसा रोल अदा करे, ठीक। क्योंकि इससे क्या है, तीसरे पक्ष का अड़ंगा हमारे संबंधों में लगेगा। तो यहाँ पे जो गोपाल बागले हैं जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा, और भाषा देखिए कितनी कूटनीतिक थी, उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो मुद्दों को सुलझाने के लिए भारतीय सरकार की स्थिति है, पोजीशन है, तो वो हमेशा से ही वही रही है
कि जब तक आतंकवाद और हिंसा का दौर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक बातचीत नहीं हो सकती, और वो अभी बदली नहीं है। अर्थात हम ये कभी नहीं बोल रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद ख़त्म नहीं करेगा तब तक हमारे उससे मुद्दे सुलझ जाएंगे। तो अगर ट्रंप ये सोच रहे हैं कि एक तरफ वो ये भी कहें पाकिस्तान को कि ठीक है तुम आतंकवाद फैलाओ और तुम हिंसा फैलाओ और हम तुम्हारा कश्मीर का मामला भी सुलझा देंगे, तो ये भारत कभी भी होने नहीं देगा। यानी कि भारत का कहना है कि मुद्दे तभी सुलझ सकते हैं जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद बंद हो। हालांकि मिस्टर बागले ने उल्टे तौर पे यूएन को ये सलाह दी। उन्होंने कहा कि हम इस बात की आशा करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं तो वो उन अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं यानी कि इंटरनेशनल मैकेनिज़्म को पाकिस्तान के ऊपर लागू करने की कोशिश करेंगे जो कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक हैं, ताकि पूरे दक्षिण एशिया के क्षेत्र में और उसके आगे भी अर्थात विश्व में जो आतंकवाद का एक खतरा उत्पन्न हो गया है तो वो और भी ज़्यादा ना बढ़े। ठीक, तो ये तो उन्होंने यूएन को ही सलाह दे डाली। और उन्होंने ये कहा कि जो निकी हेली के रिमार्क्स हैं अर्थात उनकी टिप्पणी है प्रोएक्टिव अप्रोच की, तो वो यूएस की उस पॉलिसी के उस वर्तमान नीति के विरुद्ध है जो कि वो अभी तक रखता आया है। तो दोस्तों जो होता है एट वेरिएंस विथ, तो उसका मतलब होता है उससे अलग है, उससे भिन्न है। ठीक, तो कुल मिलाकर के मेरा कहना ये है कि भारत ने ये सीधे तौर पे कह दिया है कि हम कोई भी ऐसा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें कोई तीसरा पक्ष भारत पाकिस्तान के मुद्दे में इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे खबर है कि सोमाली पायरेट सीक रैंसम फॉर इंडियंस, यानी कि जो सोमाली पायरेट हैं, सोमाली डकैत हैं, तो उन्होंने भारतीयों को छोड़ने के लिए फिरौती मांगी है। तो रैंसम का मतलब होता है फिरौती। ठीक, तो मैंने आपको पहले ही बताया है 4-6 बार कि हिंद महासागर का वो इलाका जहाँ से आप अदन की खाड़ी में घुसते हैं और वहाँ से लाल सागर होते हुए सुएज नहर पार करते हुए भूमध्य सागर पहुँचते हैं, तो ये जो पूरा इलाका है तो इसका जो गेटवे है जो कि अदन की खाड़ी है वहाँ पे सोमाली डकैत हमेशा सक्रिय रहते हैं। ठीक, क्योंकि सोमालिया देश जो है तो ठीक वहीं पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मौजूद है। अब दिक्कत ये है कि सोमालिया में कोई वैसे भी सरकार वरकार तो है नहीं, यानी कि नाम मात्र की सरकार है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा अराजकता और अस्थिरता है कि एक बार अगर कोई दुर्घटना हो जाए अर्थात किसी का जो जहाज़ है वो कैप्चर हो जाए तो आप किससे बात करेंगे ये भी नहीं समझ में आता है। कि आप वहाँ से सरकार से भी बात कर लें कि आपके किसी डकैत ने कब्जा कर लिया है जहाज़ पे, तो वहाँ कोई सरकार है ही नहीं इतनी सशक्त कि वो कि अपने किसी डकैत को काबू वाबू में कर सके। तो यही दिक्कत होती है कि जब सोमाली डकैत किसी भी जहाज़ का पे कब्जा कर लेते हैं और उसको पकड़ करके किसी भी सोमाली तट पर ले जाते हैं तो उसको छुड़ाने में बड़ा एक संकट उत्पन्न हो जाता है उस देश के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि उस पूरे इलाके में एक छोटा सा देश है जिबूती, जहाँ पे यूएस ने और अब चीन ने भी अपना एक बेस कैंप बना लिया है। और दोनों के बेस कैंप हालांकि रणनीतिक हैं, स्ट्रेटजिक हैं, लेकिन उसके पीछे जो महत्वपूर्ण मकसद दोनों ने बताया है वो ये बताया है कि सोमाली पायरेट से बचाने के लिए जहाज़ों को हमने ये बनाया है। तो ये बता दूं आपको कि वो जो पूरा इलाका है तो वहाँ पे हमेशा समय बदल कर विभिन्न देशों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो वहाँ पर सोमाली डकैतों से जहाज़ों की रक्षा करेंगे। और आपको बता दूं कि जो भारत के भी नौसैनिक हैं, जो भारत की नौसेना है, तो वो भी वक्त दर वक्त वहाँ पर अपनी सेवाएं देती रहती है और सोमाली डकैतों से वहाँ पे विभिन्न जहाज़ों की रक्षा करती रहती है। आपने अभी 4-6 दिन पहले पढ़ा भी होगा, हालांकि मैंने शायद उसको कवर नहीं किया था, न्यूज़ को पर आई थी वो न्यूज़ की उसमें क्या हुआ था कि ये कुछ ऐसे लोगों को, जहाजियों को भारतीय नौसेना ने बचाया था जिन्हें सोमाली डकैत जो थे तो अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये है कि एक जहाज़ था जिसमें कि भारतीय क्रू मेंबर थे 11, तो उनको कुछ सोमाली डकैतों ने पकड़ लिया है और अब वो फिरौती की मांग कर रहे हैं। तो अब देखिए अब आगे चल के क्या होता है, क्योंकि दिक्कत ये है कि जब एक बार पकड़ के ले जाते हैं तब फिर कई बार डील माननी पड़ती है। यानी कि अब जहाँ तक है बिना पैसा दिए तो ये छोड़ेंगे नहीं। तो अब वही है कि पैसा तो अब देना ही पड़ेगा बचाने के लिए लोगों को। अगली खबर ये है कि जर्मन फोकस ऑन इंडियन ओशन, यानी कि जो जर्मन है तो हिंद महासागर पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? दरअसल पे पहले आपको इसके 2 कारण गिना देता हूँ। पहला कारण ये है कि
एक जो महत्वपूर्ण समुद्री इलाका है उसको बोलते हैं एशिया पैसिफिक रीजन। यानी कि आपने पूरा देखा होगा कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है, फिर उसके बाद वहाँ से लेते हुए नीचे ऑस्ट्रेलिया तक, फिर पूरा प्रशांत महासागर, फिर उसके उस पार यूएसए आ जाता है और इधर दक्षिण अमेरिका आ जाता है, तो ये पूरा एशिया पैसिफिक रीजन कहलाता है। तो ये व्यापार की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक। लेकिन इंडियन ओशन को, हिंद महासागर को अभी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण या रणनीतिक स्थान नहीं माना गया था। माना गया था महत्वपूर्ण, लेकिन उतना नहीं माना गया था। जबकि ये कहना है कि भविष्य में यही आगे चल के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों में से एक होगा, ठीक। तो पहला कारण तो ये है कि इसमें जर्मनी इंटरेस्ट लेना चाहता है। दूसरा कारण ये है कि यूएसए में जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है और वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मैं नाटो को समाप्त कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो जर्मनी ने अब बाकी उपायों पर भी, बाकी विकल्पों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है कि अगर आगे चल के जो अंतर्राष्ट्रीय दबदबा कायम करने के संस्थान थे नाटो जैसे, अगर अमेरिका उनसे पीछे हट जाता है तो क्या वो भारत जैसे देशों को साथ में ले करके कोई ऐसा दूसरा संगठन कायम करने या एक दूसरा गुट बनाने में कामयाब होगा जो कि भविष्य में चीन के खिलाफ खड़ा हो सके। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि आगे चल के चीन ही जो है तो सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तो ऐसी स्थिति में चीन को काउंटर करने के लिए भविष्य में जो अभी सशक्त देश हैं तो वो कोई ना कोई अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और उनको पता है कि पूरे के पूरे हिंद महासागर के क्षेत्र में जो अभी जो सबसे मजबूत देश है स्थिति के लिहाज से तो वो भारत ही है। और भारत की जो स्थिति है, अर्थव्यवस्था देखें या भारत की नौसेना या अन्य सेनाओं के संबंध में भी देखें तो बाकी इलाके की बाकी फ़ौजों से ज़्यादा मजबूत है। तो सभी की दृष्टि इस समय भारत पे है कि हिंद महासागर के इलाके में चीन जिस तरीके से अपनी दखलंदाजी बढ़ा रहा है और वहाँ पर आपको पता होगा कि मालदीव में एक बेस कैंप बना रहा है, श्रीलंका को भी काफ़ी उसने लोन दिया था जिसके बदले में वहाँ पे एक पोर्ट बना रहा है, तो उस पर अब कौन कौन सी शर्तें रखेगा वो आगे देखा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सभी को ये लग रहा है कि चीन हिंद महासागर में कहीं इतनी ज़्यादा मदाखलत ना बढ़ा ले, इतनी ज़्यादा हस्तक्षेप ना बढ़ा ले कि उसको निकालना फिर कठिन हो जाए। तो सभी को अभी यही लगता है कि वहाँ पर जाकर के अपनी एक पकड़ जो है तो मजबूत कर ली जानी चाहिए, ठीक। तो ये जो असली मुद्दा था मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे जिस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातचीत हुई है भारत जर्मनी के बीच तो उसका नाम है इंडियन ओशन रिम कॉन्फ्रेंस, ठीक। तो ये जो था 2015 का सीधा क्वेश्चन आया था कि IOR क्या है। इसका नाम अब बदल के IORA कर दिया गया है, पहले IORARC था। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि आ जाए। और यहाँ पर एक और नाम दिया हुआ है कि इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, यानी कि जो अंतर सरकारी आयोग है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जा कर के पढ़ लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के जो महत्वपूर्ण मुद्दा था जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है पूरा, वो मैंने आपको बता दिया है। और बाकी आप चाहें तो इस आर्टिकल को खुद से भी और ज़्यादा गहराई से जानने के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ बता ही दिया। जो अंतिम में एक बात आप और जान लीजिए वो ये है कि भारत इस बात का समर्थक है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जल है अर्थात जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं तो वो किसी भी एक देश के कब्जे में नहीं होने चाहिए, वो सभी के उपयोग के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। जबकि चीन इसी चीज़ के खिलाफ जाकर के दक्षिण चीन सागर के कुछ इलाकों में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि भविष्य में वो अपने कुछ साथी देशों को बहका करके, उकसा करके वही करने के लिए कहे। क्यों? ताकि वहाँ पर वो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स लगा सके। जैसे कि मालदीव है तो मालदीव को बहकाए उकसाए कि तुम ऐसा करो वैसा करो और उसके बाद मालदीव ऐसा कुछ करे जो कि उसको नहीं करना चाहिए, ठीक। और उसके बाद मालदीव कई सारे इलाकों में अपना कब्जा बताने लगे और चूँकि इतना बड़ा तो है नहीं मालदीव, बहुत छोटा सा देश है, तो चीन उसके पीछे होगा और मालदीव को उकसाएगा कि तुम इस इलाके में पूरा अपना दावा ठोंको। और उसके बाद क्या करेगा, चीन की ठेका ले लेगा वहाँ से सारे के सारे समुद्री संसाधन निकालने का मालदीव से, क्योंकि मालदीव के पास तो हैसियत है नहीं कुछ करने की। तो ऐसा करके मालदीव क्या करेगा, अपने लिए खुद बड़ी एक समस्या खड़ी कर लेगा, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो बाकी भारत जैसे देश तो चुप नहीं बैठेंगे, ठीक। तो वहाँ पर जो है तो आगे चल के कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और दक्षिण चीन सागर की समस्या तो हाल ही में खड़ी ही है। अगला जो है कि कैग टू ऑडिट यूएन सेक्रेटेरिएट इन न्यूयॉर्क, यानी कि जो कैग है तो न्यूयॉर्क में यूएन सचिवालय में ऑडिट करेगा, लेखा परीक्षण करेगा।
तो ऑडिट या लेखा परीक्षण का क्या अर्थ होता है? तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी संगठन हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी संस्थान हो, तो उसके लिए, उसको चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक। उन नियम कानूनों में जो आर्थिक या वित्तीय नियम कानून होते हैं, तो उनमें ये साफ तौर पे लिखा होता है कि किन किन नीतियों का प्रयोग किया जाएगा उस संस्थान से संबंधित सभी खर्चों को करने के लिए, और उस संस्थान से संबंधित सभी आय और व्यय को निर्धारित करने के लिए, ठीक। तो आपको पता होगा कि जितने भी सरकारी उपक्रम है भारत में, या कि भारत की जो राज्य की या केंद्र की सरकारें हैं, तो उन सभी के अपने अपने क्या होते हैं, ऐसे खाते होते हैं जिनमें लिखा होता है कि किस तरीके से उनको आय प्राप्त हुई, कितना उन्होंने व्यय किया, कहाँ किया, और वो व्यय जो था तो कितना विवेकशील था या कि नियमों के कितना अनुकूल था। इन सारी चीज़ों का जो परीक्षण होता है वो अंतिम में कैग करता है और एक रिपोर्ट बनाता है कि यहाँ पर जो व्यय था अनावश्यक रूप से किया गया, इस मामले में आय कम हो रही है, इस वजह से आय बढ़ी है, और यहाँ पर है कि सबसे महत्वपूर्ण जो बताता है कि ये फैसला विवेकपूर्ण नहीं था जिसकी वजह से अनावश्यक रूप से देश को इतने रुपए का घाटा हुआ, जो कि उसने किसने बताया था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में। और ऐसे हमेशा कैग की रिपोर्ट अभी 2-3 दिन पहले कुछ राज्यों के संबंध में आई है, तो आपने पढ़ा भी होगा कि उन्होंने कुछ राज्यों पे कहा कि ये जो है तो गलत तरीके से पैसा खर्चा कर रहे हैं, ठीक, अनावश्यक रूप से पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो क्या है कि कैग की जो इस तरीके की गतिविधियां हैं और जो विशेषज्ञता है, तो सिर्फ भारत ही नहीं देखता है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। और अब यूएन को ऐसा लगा है कि हम जो अपना ऑडिट है इस बार का, आय व्यय का, जो भी उनका खर्चे का हिसाब किताब है और कितना विवेकपूर्ण ढंग से किया गया, उसका ऑडिट जो है वो कैग से करवाएं। अभी तक बता दूं कि जितने भी ऑडिट हुआ करते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश हैं, वहाँ के जो कैग के समरूप संस्थान थे वो करते आए थे, क्योंकि माना जाता था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, वहाँ के संस्थान इतने सक्षम नहीं हैं कि वो यूएन का आकर के ऑडिट कर सके, लेखा परीक्षण कर सकें, ठीक। लेकिन अभी जो कैग की विशेषज्ञता है तो उसका लोहा उन सभी ने माना है, और अब उनका कहना है कि जो कैग है तो वो भी जो है वो यूएन जैसे संस्थान के सचिवालय में जो कुछ आय व्यय के मुद्दे हैं तो उनका ऑडिट कर सकता है, इसलिए उन्होंने इस बार कैग को मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के कैग की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 8-10 सालों में कैग ने सक्रियता दिखाई है और बहुत सी ऐसी चीज़ों को उजागर किया है जिससे कि जनता में बहुत ज़्यादा जागृति आई है अपनी सरकार के आय और व्यय के बारे में विचार करने में। अब जनता हमेशा ऐसे नहीं ताकती रहती है कि हमको क्या पता कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, बल्कि वो सवाल पूछती है कि कैग ने कहा है कि इतना पैसा अनावश्यक रूप से खर्चा हुआ तो क्यों खर्चा हुआ, तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। नहीं दे पाती है तो कांग्रेस जैसी हालत होती है, फिर जैसा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हाल हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो 1,76,000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा घोटाला हुआ था तो वो जनता के दिमाग में बना रहा। तो अगली खबर है कि ट्रम्प रेजीम टाइटन्स H1B वीज़ा प्रोग्राम, यानी कि जो ट्रम्प का शासन है तो उसने H1B वीज़ा प्रोग्राम को कड़ा कर दिया है। तो पहले से ही बता रहा था आपको कि H1B वीज़ा प्रोग्राम तो कड़ा होने ही जा रहा है, अब वो तारीख भी आ गई जब उन्होंने उस चीज़ को लागू कर दिया है। अभी तक नियम कानून बन रहे थे, अब बन के लागू हो गए हैं। यानी कि जो 85,000 लोग अब इस वर्ष लिए जाने हैं अमेरिका में H1B वीज़ा के तहत, तो उसके लिए जो पूरी जांच पड़ताल है अब वो शुरू कर दी गई है। पहले बता दूं कि जो भारतीय होते थे तो उनको बड़ी आसानी से H1B वीज़ा मिल जाता था। क्यों? क्योंकि जो यूएस की कंपनियां हैं जो कि भारतीयों को अपने यहाँ काम में लगाती हैं, तो उनको सरकार से, मतलब उनकी सरकार से ठीक ठाक साँठ-गाँठ होती, साँठ-गाँठ कहें या कि संबंध कहें, जो भी कहें, उनके सरकार से अच्छे संबंध होते थे। तो ओबामा सरकार की जो पॉलिसीज़ थी तो ऐसी थी कि वो कभी भी भारतीयों को उनकी कंपनियों में काम करने से रोकते नहीं थे। तो यही वजह रही है कि वो कंपनियां हमेशा से ही ओबामा जी के पक्ष में लॉबिंग करती आई थी, ठीक। लेकिन अब जब से ट्रम्प की सरकार आई है तो ये देखा जा रहा है कि वो जो सारी की पुरानी नीतियां थी उनको हटा करके उनके स्थान पे नई नीतियां लाई गई हैं, ताकि अब अमरीकियों को वो सारी जॉब्स दी जा सके जो कि भारतीयों के या अन्य विदेशियों के हाथों में चली जाया करती थी, ठीक। तो ये बात तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका था, फिर भी बता दिया आज। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि
जो H1B वीज़ा प्रोग्राम था वो इसलिए चलाया गया था ताकि यूएस की जो कंपनियां हैं वो ऐसे उच्च कौशल वाले विदेशी लोगों को अपने यहाँ भर्ती कर सकें जो कि अमेरिका में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत सारे अमेरिकी कर्मचारी जो कि उसी काम को कर सकते हैं और उसको करना चाहते हैं और उसके लिए क्वालिफाइड भी हैं, उनको काम ना दे करके आप ज़बरदस्ती बाहर से लोगों को बुलाएं और जो अमेरिकी लोग हैं वही अनफेयरली डिसएडवांटेज यानी कि गलत तरीके से अमेरिकी सुविधाओं से वंचित रह जाएं। ठीक, तो यही कहना था। अब अमेरिका का जो USCIS है जो कि इस बात को निर्धारित करती है किसको वीज़ा देना है किसको नहीं देना है, तो उसने कहा है कि हम इस बात का इस बार ख्याल रखेंगे कि बाहरी लोग ऐसे ना आ पाएँ। हालांकि क्या है कि अगले पेज पे आपको बताऊंगा कि NASSCOM का कहना है कि जो उन्होंने अभी पॉलिसीज़ बनाई हैं तो उससे बहुत ज़्यादा असर भारतीयों को नहीं पड़ेगा, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। जो महत्वपूर्ण बात ये है, देखिए भारतीयों के लिए थोड़ी सी लाभ की बात क्या है। लाभ की बात भारतीयों के लिए थोड़ी सी ये है कि यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए जो 2 साल की डिग्री होती है, 2 ईयर डिग्री होती है, तो वो क्वालिफाइड नहीं मानी जाएगी। लेकिन आपको बताऊँ कि भारत से जो जाते हैं कंप्यूटर की डिग्री लेके वो 4 साल की होती है। ठीक, वो BTech की 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री होती है। तो ये तो जो मामला है तो भारतीयों के लिए पॉजिटिव है, यानी कि इस आधार पे उनको बाहर नहीं किया जा सकेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकेगा कि इनको वीज़ा नहीं दिया जाए। ठीक, लेकिन क्या है कि जो दूसरा उन्होंने एक शर्त लगाई है उसमें ये उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं यानी कि तकनीकी कौशल है उसके पास, और वो जो है तो कंपनी को उसके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर रहा है, उसको सिर्फ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन नहीं माना जा सकता। यानी कि आपको बता दूं कि जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन है यानी कि जो विशेषज्ञ रूप से कार्य करने का अधिकार है या कि प्रमाण है, तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास 4 साल की डिग्री है या कि वो किसी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, उसके गोल को प्राप्त करने में मदद कर रहा है, तो उसको स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन नहीं माना जाएगा। ठीक, ये अब USCIS के ऊपर होगा कि वो उसको स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन मानता है कि नहीं मानता है। अगर वो नहीं मानता है तो भारत की जो 4 साल की डिग्री वाले भी हैं तो हो सकता है वो उनको वीज़ा ना दे। तो यानी कि एक तरफ जो है तो 2 साल की जो डिग्री की लिमिट लगाई गई है तो उससे तो भारतीय पार हैं, लेकिन जो दूसरी शर्त लगाई गई है कि वो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो उसमें भारतीय फंस सकते हैं। तो ये जानबूझ के इस प्रावधान को उन्होंने रखा है ताकि अगर वो आवश्यकता पड़े और उनको लगे कि जो भारतीय हैं तो हद से ज़्यादा H1B वीज़ा पाने की कगार में खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर उनको बाहर कर दिया जाएगा, ये बताते हुए कि वो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, अगला बता दूं कि सीरिया में एक गैस अटैक हुआ है, लिखा है 58 किल्ड इन सीरिया गैस अटैक। तो 58 लोग सीरिया के गैस अटैक में मारे गए हैं। तो गैस अटैक होता क्या है? दरअसल पे जो जहरीली गैसें होती हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के ज़माने में इन गैसों का प्रयोग किया जाता था हमेशा। ठीक, और प्रथम विश्व युद्ध में भी किया गया था। इन गैसों को छोड़ देने पर क्या होता है कि इनके जो विषैले पदार्थ होते हैं तो हवा में घुल जाते हैं और जब कोई भी सांस लेता है तो उसके फेफड़ों में जा कर के उसको बुरी तरीके से दुष्प्रभावित करते हैं और लोगों की या तो बीमार पड़ जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। अब क्या है कि सारी दुनिया में कन्वेंशंस हुए हैं, समझौते हुए हैं कि कोई भी युद्ध हो जाए, कोई भी बुरी स्थिति, तनाव की स्थिति आ जाए, लेकिन किसी भी पक्ष के द्वारा गैसों का, जहरीली गैसों का हमला नहीं किया जाएगा एक दूसरे के ऊपर। तभी यही आप देखेंगे कि दुनिया भर में देशों के बीच जो युद्ध हुए हैं तो कभी किसी ने जहरीली गैस का प्रयोग नहीं किया है। भारत पाकिस्तान के बीच भी जो युद्ध हुए तो कभी भी जहरीली गैसों का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से वर्जित है। कोई उसका अगर प्रयोग करता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन क्या है कि आतंकी जो हैं तो उनके ऊपर कौन प्रतिबंध लगाएगा? उनको क्या लेना देना कि हमसे कोई, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध लगाता है कि नहीं, क्योंकि आतंकवादी तो खुद ही प्रतिबंधित होते हैं। तो ये है कि जो सीरिया में अटैक हुआ है तो आतंकवादियों ने किया है कि खुद वहाँ की सरकार जो है बशर अल असद की, उसने करवाया है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। असद ने कहा कि आतंकवादियों ने किया है, और यहाँ पर जो आतंकवादी हैं या जो विद्रोही जो हैं उनका ये कहना है कि असद ने किया है। अब ये है कि जानता कौन है कि किसने किया, किसी को पता वता तो है नहीं। अब ऐसी स्थिति में देखिए, यही कहूँगा कि कितनी दुखद बात है
कि इतने सारे लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, इतने सारे लोग वहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, दूसरे देशों में भाग रहे हैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन जो दुनिया भर के ताकतवर राष्ट्र हैं वहाँ पे राजनीतिक रोटी सेंकने से नहीं कतरा रहे हैं। एक तरफ यूएस जो है तो अपना एक अलग गुट बना करके सऊदी अरब को, इजिप्ट को अपने साथ लेकर के क्या कर रहा है, राजनीतिक रोटी सेक रहा है वहाँ पे, ठीक। दूसरी तरफ जानते हैं कि रशिया है इधर, तो वो सीरिया को, असद को, और इधर ईरान को अपने साथ लेकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। तो इनकी जो राजनीतिक रोटी है तो उसके चक्कर में वहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों का जो इतना नुकसान हो गया, मारे गए, उनको विस्थापित होना पड़ा, तो कोई सोच तो रहा नहीं है उसके बारे में। तो मुझे क्या लगता है कि भविष्य में हो सकता है कि ये जो समस्याएं हैं तो और भी ज़्यादा गहरा जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप मिल करके आतंकवाद को समाप्त करने के बारे में नहीं सोचेंगे तो ना तो सीरिया में शांति आ सकती है और ना ही आईएसआईएस ख़त्म हो सकता है, ठीक। वहाँ पे क्या है कि जब तक ये लोग अपनी शर्तें लगा के रखेंगे कि जब तक असद नहीं हटेगा तब तक हम एक साथ नहीं कोई कार्रवाई करेंगे, जबकि रूस का कहना है कि नहीं, असद ही जब तक रहेगा तभी तक हम इस मामले में आपका साथ देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे, तब तक ये मुझे तो नहीं लगता है कि कभी ये जो समस्या है सीरिया की सॉल्व होने वाली है। लेकिन सबसे दुखद ये तो है कि जो राजनीति चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चल रही है, उसमें जो बेगुनाह लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत से मासूम लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि NASSCOM सीज लिटिल इम्पैक्ट ऑफ H1B नॉर्म्स, यानी कि जो NASSCOM है तो H1B मानकों का आईटी कंपनियों के बिजनेस पर बहुत ही छोटा इम्पैक्ट, बहुत ही छोटा प्रभाव देख रही है। तो मैंने आपको कहा कि NASSCOM सीज, ठीक, ऐसा वो देख रहे हैं, ऐसा एकदम कह नहीं दिया उन्होंने कि ऐसा ही होगा। तो मैंने आपको वही कारण बता दिए जो पिछले पेज में बताए थे कि ये जो 2 साल वाली डिग्री है तो इससे तो ये निश्चिंत हो गए कि हमारे पास तो 4 साल वाली डिग्री हैं सारे के सारे, या कि फिर कुछ तो ऐसे हैं उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, 6 साल की डिग्री हो गई उनकी, ठीक। तो उनका कहना है कि उससे तो हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फिर भी बता दूं कि ये जो सोच रहे हैं तो आवश्यक नहीं वैसा ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि यूएस की जो USCIS है तो वो अड़ंगा लगा दे बाद में, क्योंकि हो सकता है कि इनके जो जाएंगे वर्कर्स वहाँ पे, जो अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के उसमें वो गिने ही नहीं, तो अपने आप वो बाहर हो जाएंगे। अगला ये है कि ब्रेग्जिट शेडोज इंडिया वॉज टू डीपन टाइज, तो यानी कि जो ब्रेग्जिट की छाया है, जो ब्रेग्जिट के बाद वहाँ पे समस्या उत्पन्न होने वाली है ब्रिटेन में, तो भारत ने इस बात को मतलब वाउस का मतलब होता है वैसे शपथ लेना, लेकिन इस बात का कहें कि एक वादा किया है ब्रिटेन के साथ कि वो अपने ताल्लुकात ब्रिटेन से और गहरे करेगा, ताकि जो समस्याएं उनके सामने आ सकती हैं ब्रेग्जिट के बाद वो ना आए। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि तकरीबन 7.5% का GDP जो है वो कम हो सकता है ब्रेग्जिट के बाद यूके के लिए। क्यों? क्योंकि EU बिल्कुल सख्त हो गया है। जो EU के अध्यक्ष हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था 2-3 दिन पहले कि अगर यूके ये सोच रहा है कि वो EU के बाहर होकर के भी वही लाभ उठाता रहेगा जो अब तक लेता रहा है, तो भूल जाएं। क्यों? क्योंकि हम मूर्ख नहीं हैं कि हम सभी को लाभ देते रहेंगे अगर वो EU में नहीं है तब भी। तो इस वजह से क्या है कि ब्रिटेन को अब ये लग रहा है स्पष्ट तौर पर कि भविष्य में जो है तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा द्विपक्षीय संबंध बनाने के प्रयास में हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 चीज़ें महत्वपूर्ण जो लिखी हुई हैं, एक तो है ग्रीन बॉन्ड, एक तो है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड पिछले साल आया भी था UPSC के प्रीलिम्स में, तो इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आपको बता दूं कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है तो उसने एक प्रस्ताव दिया है कि लंदन में जो हैं तो भारत के मसाला बॉन्ड क्या किए जाएं, जारी किए जाएं। और इसके अलावा जो इरेडा है तो इरेडा ने भी कहा है कि वो लंदन में अपने ग्रीन बॉन्ड जो है तो जारी करना चाहता है। तो इस बारे में अभी बातचीत हुई है, वहाँ के एक अधिकारी आए हुए थे, मतलब कि वहाँ के समझिए कैग टाइप के अधिकारी हैं और उनको UK चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कहा जाता है। तो फिलिप हैमंड नाम था उनका, तो वो आए थे और अरुण जेटली से मिले थे। तो वो इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि भारत के साथ कैसे ताल्लुकातों को और ज़्यादा सुधारा जा सकता है।
तो यहाँ पे एक आखिरी में लिखा हुआ है टैक्स इवेजन। तो मैंने आपको बताया कि कर चोरी बहुत होती है और दोनों देशों के जो व्यापारी हैं तो कई बार क्या करते हैं कि अपना टैक्स बचाने के लिए एक दूसरे के देशों में विभिन्न प्रकार से पैसा जमा करके रखते हैं। हालांकि क्या है कि वैसे भी इन दोनों देशों में टैक्स की दरें काफ़ी ज़्यादा ऊंची हैं, लेकिन जो राउंड ट्रिपिंग होती है वो ऐसी होती है कि एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में पैसा पहुंचाना। तो ये ज़रूर कई सारे लोग राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से भी अपना पैसा इधर से उधर पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये कहा गया है कि जो ऐसी सूचनाएं हैं तो दोनों ही देश एक दूसरे को प्रदान करेंगे ताकि ऐसे लोग, ऐसे कर चोर, टैक्स इवेडर्स जो कि अभी तक कर चोरी करते आए थे इन दोनों देशों में, तो वो आगे से कर चोरी ना कर सकें। ठीक, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई G20 OECD बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ लीजिएगा। जैसे कि बेस इरोजन जो है तो बिल्कुल सिंपल सा आ गया था कि बेस इरोजन का संबंध किससे है। ठीक, और उसके बाद उन्होंने मिट्टी से संबंधित ऑप्शन दिया था। यूपीएससी का ही 15 या 16 का क्वेश्चन है। तो बेस इरोजन तो इकोनॉमिक्स की टर्म है, यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो कई सारे लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। तो ऐसे ही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं तो पढ़ते रहिए। और आपको बता दूं जैसे जैसे प्रीलिम्स निकट आता जा रहा है तो जितने संगठनों के नाम आपको अखबार में मिल रहे हैं उन सारे संगठनों को जा करके इंटरनेट में चेक कर करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, उनके बारे में देखना शुरू कर दीजिए कि उनसे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक, क्योंकि वही आने हैं ज़्यादातर। जो कि मैं आपको यहाँ पर कथा कहानी ज़्यादा बताता हूँ, ये कथा कहानियाँ ज़्यादातर तो मेन्स में रिलेटेड होती हैं कि आप वहाँ पर बैठ के लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में भी आ सकती हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बना के दे सकते हैं। लेकिन जो मैं नीतिगत बातें आपको बहुत सारी बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको एसबीआई के बारे में बताया कि लोन से उनको क्या दिक्कत है, जो लोन माफ़ी है उससे क्या दिक्कत है, या कि मैंने आपको बताया कि H1B वीज़ा नॉर्म्स का भारत के उस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये नीतिगत बातें हैं, तो मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि H1B वीज़ा क्या होता है। ठीक, ये किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसके अलावा और कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। तो ये जो हैं तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आप प्रीलिम्स के हिसाब से अभी जो है तो बिल्कुल लग जाइए। और नीतिगत चीज़ें जो हैं तो अगर आपकी थोड़ी सी अभी कमज़ोर रहती है, छोड़ भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बजाय कि आप तथ्यात्मक चीज़ें ना भूलें। तो यहाँ पे लाइफ वाले पेज में जो आज की आखिरी खबर है वो ये है कि ट्री ड्वेलिंग क्रैब स्पीशीज़ फाउंड इन केरला। तो ट्री ड्वेलिंग का मतलब होता है वृक्षवासी, वृक्ष में रहने वाला एक केकड़े की प्रजाति पाई गई है केरला में। ठीक, तो आपको बता दूं कि ये अपने प्रकार का पहला केकड़ा है जो कि वृक्षों में पाया जाता है। ठीक, इससे पहले वृक्षों में पाया जाने वाला केकड़ा नहीं मिला था। तो ये कहाँ पे मिला है, ये केरल के पश्चिमी घाट के इलाके में खोजा गया है और इसको नाम दिया गया है कानी मारांजुनाडू। ठीक, तो वो नाम एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। और ये नाम क्यों दिया गया है, जो एक कानी ट्राइब, कानी जनजाति रहती है केरला में, और ये जो स्पीशीज़ है, ये जो प्रजाति है केकड़े की, तो सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम अदर कंजीनर्स, यानी कि अपनी ही जाति के जो अन्य क्रैब होते हैं, जो अन्य केकड़े होते हैं, उनसे सब्सटेंशियली डिफरेंट है, बहुत बड़ी गुणात्मक रूप से भिन्नता रखता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यानी कि अपने प्रकार का पहला केकड़ा ये है। और ये लिखा हुआ है कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं, अर्थात जो इसके मुख्य अभिलक्षण हैं, तो वो किस प्रकार से भिन्न हैं। तो आप देखेंगे कि इसका जो हार्ड अपर शेल है, यानी कि जो ऊपर का एक खोल होता है, जो कड़ा होता है, तो उसकी संरचना बाकी केकड़ों से भिन्न है। अगला लिखा है कि इट्स मेल एब्डोमिनल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि जो इस केकड़े में मेल होता है, जो नर होता है, तो उसका एब्डोमिनल स्ट्रक्चर अर्थात उसके आमाशय की संरचना और साथ ही साथ उसके जो जननांग होते हैं तो वो अलग होते हैं। साथ ही साथ जो उसके डायग्नोस्टिक एलोंगेटेड वॉकिंग लेग्स होते हैं, अर्थात वो जिन पैरों से चलता है तो वो अन्य केकड़ों की अपेक्षा ज़्यादा लंबे होते हैं, ज़्यादा एलोंगेटेड होते हैं। ठीक, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण फ़र्क हैं आम केकड़ों से, वो उस केकड़े में पाए गए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर होल्डिंग
hollows in large trees are essential for the survival of this unique species। यानी कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जिन वृक्षों पर रहते हैं उन वृक्षों पर बहुत सारे अंदर खोखले गड्ढे बने हों। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे जो बड़े वृक्ष होते हैं तो उनमें कुछ खोल या कि कुछ कोष्ठ या गड्ढे पाए जाते हैं जहाँ पर अक्सर बरसात में पानी भी भर जाता है। ठीक, तो ये कहा गया है कि वो जो पेड़ होते हैं उनमें ऐसे खोखले गड्ढे पाए जाने आवश्यक हैं, तभी ये केकड़े वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, अर्थात जीवित रह सकते हैं, अर्थात नहीं रह सकते हैं। और ये इस बात के लिए जोर दिया जा रहा है कि जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे बड़े वृक्षों को बचाया जाए। क्यों? क्योंकि यही जो बड़े वृक्ष हैं इन्हीं में खोखले गड्ढे पाए जाते हैं, छोटे वृक्षों में तो नहीं मिलेंगे, पतले वृक्षों में तो नहीं मिलेंगे। और आपको बता दूं कि अगर ये बड़े वृक्ष खत्म हो जाएंगे तो इनके जो गड्ढे हैं वो भी नहीं बचेंगे, और जब वो नहीं बचेंगे तो ये जो वृक्ष में रहने वाला केकड़ा है ये भी नहीं बचेगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो एक शब्द है जैसे कि यहाँ पे ट्री ड्वेलिंग लिखा हुआ है, तो वैसे अंग्रेजी में इसका जो शब्द है आर्बोरियल कहलाता है। ठीक, ट्री ड्वेलिंग को बोलते हैं आर्बोरियल यानी वृक्षवासी। तो आर्बोरियल शब्द भी आ जाए तो घबराइएगा मत, उसका वही शब्द है वृक्षवासी। हालांकि हिंदी में क्या ट्रांसलेट करके देगा यूपीएससी मुझे नहीं पता। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद जो था यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।